भोपाल के बीजेपी कार्यालय में आज बड़े सम्मान समारोह की तैयारी है। मध्य प्रदेश कोटे से मंत्री बने सभी 6 केंद्रीय मंत्री आज भोपाल बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। उनके जोरदार स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं और इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता मंत्रियों का अभिनंदन भी करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर के साथ एल मुरुगन भी शामिल होंगे। तो भोपाल में जुटेंगे 6 केंद्रीय मंत्री और बता दें 6 केंद्रीय मंत्री वो मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश कोटे से आते हैं और इन सभी मंत्रियों का आज मध्य प्रदेश में स्वागत किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का संवाददाता सूरज तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, मध्य प्रदेश से 6 मंत्री बनाए गए हैं केंद्र में और आज एक बड़े जश्न की, बड़े स्वागत की तैयारी है। सूरज, निश्चित तौर पर ऋतु, जो 6 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं आज राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय में शाम के करीब 5 बजे पहुंचेंगे और एक बड़े जश्न की तैयारी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, भाजपा नेताओं के द्वारा की गई है। इन मंत्रियों का जबरदस्त स्वागत होगा और उससे पहले जो तस्वीरें हैं भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो तैयारी की वो आपको दिखा देते हैं ऋतु। ये लिंक रोड 2 में मैं मौजूद हूँ। यही रोड जो है भाजपा कार्यालय के लिए जाती, यही रूट है जिस रूट से ये मंत्री भाजपा कार्यालय आएंगे। और तस्वीरें देखिए, तमाम जो मंत्री हैं उनके पोस्टर, बैनर और बीजेपी के झंडे रोड में एक तरफ से लगे हैं। चौराहों को जबरदस्त ढंग से सजाया गया है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे एल मुरुगन हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तमाम जो मंत्री हैं और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वीडी शर्मा, माफ कीजिएगा जेपी नड्डा और वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, सबके पोस्टर बैनर लगाए गए हैं और ये सब स्वागत के लिए अब तैयार हैं। क्योंकि जब 5 बजे ये मंत्री आएंगे तो 5 बजे जब ये मंत्री पहुंचेंगे तो इनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। और पहली बार ये 6 के 6 मंत्री जो हैं जुटेंगे, माफ कीजिएगा मैं 5 मंत्री बोला ऋतु, 6 के 6 मंत्री पहली बार ये जुटेंगे और भाजपा कार्यालय में स्वागत, बंधन, अभिनंदन के बाद इनका जो है बैठक होगी। बैठक से कार्य योजना बनाई जाएगी आगे की किस तरह से जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंचे, सारी योजनाओं का लाभ आम जनता को किस तरह से मिले। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी दी थी, एमपी के मन में मोदी स्लोगन चलाया गया था, उसी के तहत कहीं कहीं बीजेपी को 29 सीटें भी मिली है और 29 सीटें जब प्रदेश की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हो तो कहीं कहीं चुनौती ज्यादा बढ़ जाती है जनता के लिए काम करने के लिए। यही कारण है कि 6 मंत्री मध्य प्रदेश से बनाए गए हैं और आज जब ये जुटेंगे तो कहीं कहीं विस्तार न्यूज हर वो तस्वीर दिखाएगा। लेकिन जुटने से पहले जो तैयारियों की तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं ऋतु, और किस तरह से पूरी तैयारी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कर ली गई। ऋतु जी बिल्कुल, तैयारियां तमाम कर ली गई हैं। सूरज, सड़कों पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं और इन्हीं तैयारियों के बीच स्वागत किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। तो आज मध्य प्रदेश से जो मंत्री केंद्र में गए हैं, जिन्हें मंत्री केंद्र में बनाया गया है, उन सभी के एक बड़े स्वागत की तैयारी है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। रायसेन में फैक्ट्री में बाल मजदूरों से मजदूरी का मामला सामने आया। अफसरों पर एक्शन के बाद सीएम की राष्ट्रीय बाल आयोग ने तारीफ की है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट किया, धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी संवेदनशीलता अनुकरणीय है। प्रदेश के बच्चों का भविष्य और हित निश्चित ही आपके कर्मठ हाथों में संरक्षित और सुरक्षित है। तो रायसेन में फैक्ट्री में बाल मजदूरों से मजदूरी का मामला सामने आया और प्रियंक कानूनगो ने ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम की राष्ट्रीय बाल आयोग ने तारीफ की है। अफसरों पर एक्शन के बाद सीएम की राष्ट्रीय बाल आयोग ने तारीफ की। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी संवेदनशीलता अनुकरणीय है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रदेश के बच्चों का भविष्य और हित निश्चित ही आपके कर्मठ हाथों में सुरक्षित और संरक्षित है। बाल मजदूरी पर रायसेन जिला आबकारी अधिकारी की शर्मनाक सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि सोम डिस्पलरी में नाबालिग बच्चे माता पिता को टिफिन देने आए थे। बच्चे सोम डिस्पलरी में मजदूरी करने नहीं आए थे, ये कहना है कन्हैया अतुलकर का, जो जिला आबकारी अधिकारी हैं। तो बाल मजदूरी का मामला सामने आया और इस मामले पर एक्शन के बाद जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ की जा रही है, तो दूसरी ओर इसी मामले को लेकर जिला आबकारी अधिकारी कन्हैया अतुलकर ने कहा है, क्या कुछ कहा है आप देखिए।
और इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। लड़ते हुए शहीद हो गए, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। और श्री नीतीश का हमारे गृह ग्राम जसपुर के चरईडांड़ के रहने वाले थे और उनका ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। सर, लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है, मुठभेड़ लगातार जारी है, जो जवान है वो लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, जब से हम लोग सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे जवान मजबूती के साथ साहस के साथ मुकाबला कर रहे हैं। उनके साहस को भी नमन करते हैं और निश्चित रूप से एक दिन बस्तर में शांति व्यवस्था कायम होगी। तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, जिन्होंने शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत की। और चलिए एक बार फिर से रायसेन की खबर का रुख करेंगे। रायसेन से बाल मजदूरी का मामला सामने आया और इस मामले को लेकर रायसेन जिला आबकारी अधिकारी ने शर्मनाक सफाई दी है। जिला आबकारी अधिकारी कन्हैया अतुलकर ने इस मामले को लेकर सफाई दी। कहा, सोम डिस्टिलरी में नाबालिग बच्चे माता पिता को टिफिन देने आए थे। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के साथ रायसेन से संवाददाता विजय राठौर जुड़ गए हैं। विजय, एक बड़ा मामला सामने आया, कार्रवाई भी हुई और मुख्यमंत्री की तारीफ भी राष्ट्रीय बाल आयोग ने की है, लेकिन इस मामले को लेकर आबकारी अधिकारी ने किस तरह की सफाई दी है? बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार कल पूरा ये मामला जब सामने आया तो रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने इस पूरे मामले के संज्ञान में लेते हुए जो जहां के अधिकारी थे, जिला अधिकारी थे आबकारी के, उनसे जब पूरा घटनाक्रम जानना चाहा और उनको नोटिस दिया, तो उसके जवाब में जब उन्होंने एक पत्र जो कलेक्टर को लिखा है बेहद ही शर्मनाक है, उसमें अपनी कारगुजारियों को छुपाते हुए, आबकारी विभाग की लापरवाही को छुपाते हुए उन्होंने यहाँ तक पत्र में लिख दिया कि जो 59 बच्चे यहाँ पर आए हैं, जो मिले हैं, वो यहाँ पर टिफिन देने के लिए आए थे। सोचिए, हैरत की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में माता पिता को क्या बच्चे टिफिन देने आएंगे। इस पूरी घटना के बाद जब प्रदेश के मुखिया है डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री जी ने जब पूरे मामले को संज्ञान में लिया, विस्तार न्यूज पर जिस प्रकार से लगातार दिखाया जा रहा था, उसके बाद एक्शन में सरकार आई है और एक्शन में आने के बाद जो ऐसे लापरवाह करतूत करने वाले अधिकारी थे, इस पर निलंबन की काटगिरी है। साथ ही इनके साथ साथ 3 जो सब इंस्पेक्टर थे उन पर भी यहाँ पर कार्रवाई हुई है और उसके आज सुबह श्रम आयुक्त के द्वारा जो श्रम इंस्पेक्टर थे उन पर भी यहाँ पर निलंबन की कार्रवाई हुई। कुल मिलाकर 5 अफसर अभी तक इस पूरी घटना में लग चुके हैं और पूरी घटना एक खास तौर पर जो बाल आयोग टीम को कहीं ना कहीं संतोष हुआ है और उन्होंने आज जो अपने सोशल मीडिया एक्ट पर जो है बाल आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना एक्सपर्ट पोस्ट डाली है और सरकार का काफी आभार माना है और धन्यवाद व्यक्त किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल विजय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री की तारीफ की है, तो वहीं शर्मनाक सफाई भी इस मामले को लेकर सामने आई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फादर्स डे के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अपने पिता से मिलने पहुंचे। पिता से मिलकर सीएम मोहन यादव ने उनका आशीर्वाद लिया, साथ ही उनका हाल चाल भी जाना। इस दौरान उनके पिता ने उन्हें स्नेह स्वरूप रुपए दिए। इस दौरान विस्तार न्यूज से बात करते हुए सीएम यादव ने बताया कि उनके पिता 91 वर्ष के हो गए हैं, इस उम्र में भी सारे काम खुद करते हैं। साथ ही पिता से आशीर्वाद लेने पहुंचने की बात उन्होंने कही। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिल्कुल, पिता और पुत्र का दिवस है और आज पिता का आशीर्वाद लेने खुद छोटे बेटे डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। उन्होंने सेवा भी की है। मोहन जी लगातार जब घर आते हैं तो पिता की सेवा करना नहीं भूलते और पिता से मेहनताना लेना भी नहीं भूलते। उन्होंने तो आज बिल भी दिखाया और 15,000 के लगभग का बिल भी था। सर, आज फादर्स डे और आज इसमें आप लगातार पिता की सेवा भी करते हैं, बिल भी आपको चुकाना पड़ रहा है। देखिए, मेरे पिताजी मूल रूप से किसान हैं, खेती करते हैं, बाकी चिंता करते हैं। उनकी उम्र भले ही 98 की, लेकिन आज भी वो अपनी खेती बाड़ी की चिंता करते हैं। और अब ये तो ट्रैक्टर उनने सुधराया था तो उसके लेबर से हिसाब मांग रहे थे। उनका प्रेम है, मैं उनका एक तरह से ज़िंदगी भर उस प्रेम को कैसे भूल सकते हैं। भगवान करे वो शतायु हो और ऐसे समय में जब आज फादर्स डे है तो उसका आनंद 4 गुना बढ़ जाता है।
मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे संस्कार है, सनातन धर्म की विशेषता है। कुटुंब परंपरा में पूरे दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा है जो अपने इस कुटुंब परंपरा के बलबूते पर एक परिवार में 4 भाई है, एक भाई कोई कमज़ोर है, कोई बीमार है, तो परिवार में सबको लेके चलने की परंपरा ये हमारी हिंदू परंपरा है। मुझे इस संस्कृति पे गर्व है। मेरी अपनी ओर से फादर्स डे पे सभी को बधाई। सर, जब आपने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने पूरा पैसे ही निकाल के दे दिए, लेकिन मेरे को 500 रुपये देते हैं, मेरे को मालूम है। लेकिन आज तो छप्पड़ फाड़ के दे रहे थे। ठीक है, हमने कहा आप तो 500 ही दे दो, बहुत है। 500 ही दे दो बहुत है, क्योंकि पिता का दिल होता है, पिता का दिल बड़ा होता है। जैसे ही मोहन जी ने उनसे खर्ची मांगी, पैसे मांगे, तो उन्होंने पूरे 500 के नोट की गड्डी निकाल के रख दी और उसमें से मोहन जी ने कहा मुझे इतने नहीं चाहिए, मात्र 500 रुपये ही चाहिए। इसी को कहते हैं पिता पुत्र का दिल। और फादर्स डे के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अपने पिता से मिलने पहुंचे। पिता से मिलकर सीएम यादव ने उनका आशीर्वाद लिया, साथ ही उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान सीएम ने अपने भाई से भी मुलाकात की। उनके भाई ने क्या कुछ कहा, ये आपको वो भी सुनवाते हैं। बिल्कुल, हम उनके भाई से भी बात करते हैं। आपने भी आज मोहन जी के साथ सेवा की है पिताजी की? हमारे परिवार में तो सारा परिवार सामूहिक परिवार है और पिताजी के आशीर्वाद से ही हम सब कुछ आनंद ले रहे हैं। फादर्स डे की सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामना। सर, जिस प्रकार मोहन जी ने मेहनताना अपने पिताजी आप बाबूजी से लिया है, आपने भी लिया है, आपने तो पूरा उनको देने क्यों? मैं तो बड़ा हूँ इसलिए मेरे को देते नहीं, मेरे से ले लेते हैं। वो तो हमारे पिताजी का सब पे अधिकार है। बिल्कुल, देख सकते हैं नारायण यादव जी, इनका कहना है मैं तो बड़ा हूँ, मुझसे लेते नहीं, मैं तो उनको देता हूँ। लेकिन मोहन जी लाडले हैं, वो छोटे हैं, इसलिए उनको प्रेम ज्यादा करते हैं, उनको मेहनताना देते हैं। क्या कहेंगे, लगातार सेवा भी करते रहते हैं? हमारे पापा का तो क्या है, वो तो किसी की सेवा लेते ही नहीं, सेल्फ डिपेंड है। आज भी सारा काम खुद ही करते हैं। पूरे परिवार पे उनकी सवेरे सारी दिनचर्या सारे परिवार की उनके साथ ही शुरू होती है। वो दिन भर सारे परिवार की चिंता लेते हैं। उनके होने से हमें तो परिवार के प्रति कोई चिंता ही नहीं है। सर, 98 उम्र में भी वो खेती बाड़ी खुद करने जाते हैं, सारा काम खुद करते हैं, फसल भी खुद ही बेचने जाते हैं वो तो। और फादर्स डे के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अपने पिता से मिलने पहुंचे। पिता से मिलकर सीएम यादव ने उनका आशीर्वाद लिया, साथ ही उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान विस्तार न्यूज़ ने सीएम के पिता से भी बातचीत की, साथ ही सीएम यादव के बारे में उनसे जानने की भी कोशिश की। उनके पिता ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। ये हैं मोहन जी के पिता, जो पिता कितने पैसे दिए आपने? 500। ये देख सकते हैं, खुद बोल रहे हैं कि मैंने मोहन को 500 रुपए दिए। बिल काय का दिया आपने? बिल ट्रैक्टर सुधरा है खेत में, ट्रैक्टर सुधरा 14,000। बिल्कुल देख सकते हैं, ट्रैक्टर सुधरवाया, बाबूजी ने बिल दिया मोहन को, और मोहन ने भी कहा ट्रैक्टर खराब हो गया था, सुधरवाया तो बिल तो मेरे को ही देना है। ये पिता का दिल होता है। पिता खर्ची जरूर देता है, मेहनताना जरूर देते हैं, लेकिन जो आदर्श काम है वो तो पुत्र को ही करने रहते हैं। और बड़े बेटे से पैसे लेते हैं, छोटे बेटे को पैसे देते हैं। ये देख सकते हैं, ये पिता का दिल है। और आज फादर्स डे है, तो फादर्स डे पे हमने एक्सक्लूसिव पूरे विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को दिखाया पूरे मध्य प्रदेश के मुखिया की एक जो पिता और पुत्र का मिलन है वो दिखाया है। और जुलाई से शुरू होगा बीजेपी का सदस्यता अभियान। बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सदस्यता अभियान के बाद बूथ, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की वजह से संगठन चुनाव टल गए थे। अब पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया तेज हो सकती है। जेपी नड्डा का कार्यकाल भी 30 जून को खत्म हो रहा है। तो जुलाई से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है और बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सदस्यता अभियान के बाद बूथ, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की वजह से संगठन चुनाव टले हुए थे। अब पार्टी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया तेज हो सकती है। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। रायपुर बीजेपी में आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नबीन की अध्यक्षता में बैठकें होंगी। दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी तो शाम 4 बजे सभी सांसदों की बैठक होने जा रही है। नितिन नबीन जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे। कोर कमेटी सहित क्लस्टर प्रभारियों की भी बैठक रखी गई है। तो आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी में बैठकों का दौर जारी रहेगा और छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नबीन की अध्यक्षता में ये बैठकें होंगी। दोपहर 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी तो शाम 4 बजे सभी सांसदों की बैठक होगी। नितिन नबीन जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे और किस किस के साथ होगी बैठक, तो देखिए
सांसद, विधायक, कोर कमेटी, क्लस्टर प्रभारी और लोकसभा संयोजकों के साथ आज बैठक होगी। नितिन नबीन जिनकी अध्यक्षता में आज बैठक होने जा रही है और दिन भर आज छत्तीसगढ़ बीजेपी में बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। और इसी बीच मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। 15 तारीख को नारायणपुर अबुझमाड़ क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ हुआ, जिसमें एसटीएफ का एक जवान श्री नितेश एक्का वो शहीद हो गए। और श्री नितेश एक्का हमारे गृह ग्राम जसपुर चरेडांड के निवासी थे। हम लोग हमारे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी और हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी माना कैंप में उनको श्रद्धांजलि देकर आए हैं। और कल के मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए थे, जिनको वहां से एयरलिफ्ट करके यहाँ रामकृष्ण केयर में लाया गया है। उनका इलाज चल रहा है। अभी एक कैलाश से मिले हैं, उनको पेट पर गोली लगी थी, अभी ठीक है, बातचीत भी कर रहे हैं। और एक दूसरे जवान का भी ऑपरेशन हो रहा है। और एक कुछ दिन पहले बीजापुर में भी ब्लास्ट हुआ था, वो एक जवान यहाँ एडमिट है, उससे भी मिले हैं। और श्री नितेश एक्का के शहादत को नमन करते हैं। और ये लोग लोकतंत्र के रक्षा के लिए और बस्तर में शांति व्यवस्था के लिए नक्सलवाद से लड़ रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि एक दिन बस्तर क्षेत्र में शांति कायम होगी। सर, जितनी सफलताएं मिल रही है नक्सल हिंसा को लेकर, लगातार एनकाउंटर हो रहा है और बड़ी संख्या में नक्सली ढेर में, क्या माना जाए कि तय समय सीमा में जो आप लोगों को सफलता है वो मिलने जा रही है? बहुत निर्णायक वोट है। बिल्कुल, जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और अभी तक 137 नक्सली मारे गए हैं, सैकड़ों की संख्या में आत्मसमर्पण भी किए हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और डबल इंजन की सरकार के कारण हम लोगों को नक्सलवाद से लड़ने में सहयोग भी मिल रहा है। और हमको पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद को ख़त्म करके रहेंगे। सर, बलौदाबाजार हिंसा में सर लगातार राजनीति हो रही है, आपकी कार्रवाई तो लगातार चल रही है, लेकिन अब जो चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि मैं आऊँगा, इसी तरीके से कांग्रेस की लगातार टीम गई, विधायकों की टीम गई, एक जांच समिति भी बनाई गई, बीजेपी ने भी जांच समिति बनाई गई। कैसे देखें सर पूरे मामले पे? 18 तारीख को प्रदर्शन भी करने वाले। देखिए, कुछ भी करें, लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार है सबको, लेकिन ये कैसा आंदोलन है कि आप सरकारी संपत्ति में तोड़ फोड़ करें, उसमें नुकसान पहुंचाएं, आगजनी करें। ये पहली बार घटना घटी है कि जो कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय का जो कंपोजिट भवन था उसमें तोड़ फोड़ भी हुआ, आगजनी भी हुआ। ये तो कोई आंदोलन का तरीका नहीं है। तो इस घटना की निंदा करते हैं और कोई भी आए देखें कि जो असामाजिक लोग हैं किस तरह से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हैं और किस तरह से ये गलत काम किए हैं। सर, लेकिन पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। सर, कांग्रेस समिति बनाई, फिर कांग्रेस के लोग गए, फिर चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नहीं, कोई भी कुछ भी करें, लेकिन जो फैक्ट है तो फैक्ट है ही है। और जो दोषीदार हैं, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, उसके साथ सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी और हम लोग उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। और चलिए आगे बात भी छत्तीसगढ़ की ही करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सभी संभागों में दिव्यांगों के लिए कॉलेज खोलने की तैयारी है। सीएम से चर्चा कर जल्द सभी संभागों में कॉलेज खोलने का निर्णय लिया जाएगा। इस समय रायपुर में ही एकमात्र दिव्यांग कॉलेज है। प्रदेश में अलग अलग श्रेणियों के करीब 7 लाख दिव्यांगजन हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार एक और बड़ा कदम उठा सकती है। जल्द ही प्रदेश के सभी भागों में दिव्यांगों के लिए कॉलेज खोलने की तैयारी है। चर्चा का जल्द ही सभी संभागों में कॉलेज खोलने का निर्णय लिया जाएगा। और इस समय रायपुर में ही एकमात्र दिव्यांग कॉलेज संचालित है, लेकिन अब तैयारी है कि प्रदेश के हर संभाग में दिव्यांगों के लिए एक विशेष कॉलेज
खोला जाएगा। रायपुर में गृह विभाग की समीक्षा में सीएम विष्णुदेव साय ने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने पुलिस के आला अफसरों को नशाखोरी, जुआ, सट्टा पर रोक लगाने का निर्देश दिया, तो वहीं उन्होंने अफसरों को नक्सलवाद के खिलाफ अभियान जारी रखने के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, तो वहीं अब छत्तीसगढ़ के नवगठित जिलों में आजाद थाने खोले जाएंगे। सीएम ने अफसरों को भरोसा दिलाया कि पुलिस को सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी। प्रदेश में 5 महिला थाने और 4 नए साइबर थाने खोले जाएंगे।